ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे तो थोड़ा बहुत ये समझ में आएगा कि किस टॉपिक्स में हमें क्या चेक करना है। तो सबसे पहला अपने ने कस्टमर से पूछा कि सर आपकी हैंडसेट बंद कैसे हुआ, तो या तो वो बताएगा कि ड्रॉप डाउन है, गिर के हैंडसेट बंद हुआ है, गिर गया था बट टच डिस्प्ले तो नहीं फूटा बल्कि हैंडसेट चालू नहीं हो रहा है। अगली है वाटर डैमेज है, हैंडसेट पानी में जाने से बंद हुआ। अगला है जब हैंडसेट चार्ज में लगा हुआ था तब जाकर के बंद हुआ। उसके बाद है ऑपरेट के टाइम कि हम यूज कर रहे थे, यूज करते वक्त हमारी हैंडसेट अटक गई और बंद हो गया। और अगली है नो आइडिया, हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारी फोन कैसे बंद हुए, बल्कि हमें मिला है हमारी घर से कि इसे रिपेयर करके लाना है। तो मैं नहीं बता सकता कि हैंडसेट में क्या हुआ, किस वजह से बंद हुआ, बल्कि इसे रिपेयर करने हैं। क्या आएंगे, क्या सोल्यूशन होंगे, हमें बताइए। तो हम 5 टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे, 5 टॉपिक्स को, कि ये 5 वजह से जो आपके फोन बंद होते हैं। ठीक है, हर एक वजह का एक क्लू होता है, एक वे होते हैं, उस वे से हम फोन को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली वजह हम लेके चलते हैं ड्रॉप डाउन, गिरने की वजह से। ठीक है, कि अगर हमारे हैंडसेट में ड्रॉप डाउन की वजह से आपके हैंडसेट बंद पड़े हैं, गिरने की वजह से हैंडसेट बंद हुआ है, तो हम लोग उसको फर्स्ट टाइम क्या क्या चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉप डाउन पे डिस्कस करेंगे। वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग चालू है। तो आप लोग अगर नोट भी करते हैं तो बहुत फायदेमंद है, कि क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को नोट करते हैं तो लिखने वक्त ही उसकी 25% आपके माइंड में एडजस्ट हो जाता है, जब आप नोट कर लेते हैं किसी चीज को। तो जब आप लिखते हैं तभी आपको माइंड में ये फिट हो जाता है 25 से 50% कि हमने ये चीज लिखा है। नहीं लिखते हैं तो काफी कंफ्यूज रहता है कि क्या उस पर अप्लाई किया जाएगा। और अगर किसी भी चीज को आप गहराई से लिख करके समझते हैं तो बार बार आपको हमारी वीडियो या फिर हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद में उसे सर्च कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप डाउन की, कि जब आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है और वो ड्रॉप डाउन होने की वजह से बंद होते हैं, तो उसमें हम लोग चेक करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस, हैंडसेट को आपको डिसेंबल करना है। डिसेंबल करने हैं, हैंडसेट डिसेंबल कीजिए। डिसेंबल करने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना आइडिया होता है, और डिसेंबल करना कुछ लोगों के लिए आसान भी है, कुछ लोगों के लिए टफ भी है। और अगर डिसेंबल करने में भी आपको प्रॉब्लम है तो उसकी भी मैं आपको आइडिया बता देता हूं, कि अगर डिसेंबल करने में भी प्रॉब्लम है तो उसकी भी आइडिया बता देता हूं, कि कोई भी हैंडसेट अगर आपके पास आता है, क्योंकि मार्केट में तो एक तरह की हैंडसेट नहीं है कि किसी एक तरह की मैं आपको डिसेंबल बता दूं तो आप उसे कर लेंगे। काफी सारे मॉडल हैं, आज बताया एक मॉडल पे कल नए मॉडल्स आ गए। तो हर डिसेंबल का एक वीडियो मिल जाता है, कि आप किसी भी डिसेंबलिंग गूगल पे भी लिख देंगे कि मॉडल्स नंबर, जैसे कि सैमसंग की कोई भी है, अगर नोट 10 है, नोट 10 डिसेंबलिंग, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो को आप थोड़ा सा देखिए, पता चल जाएगा कि फर्स्ट हमें कहाँ से उसे रिमूव करना है। क्योंकि जितने मार्केट में फोन आ रहे हैं, सब फोन्स का खुलने का तरीका थोड़ा अलग अलग रहता है, थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है। तो आप वो देख करके आप समझ जाएंगे कि इसे किस तरह से ओपन करना है, क्योंकि आप टेक्नीशियन है, थोड़ी सी हिंट ही आपके लिए काफी होता है। तो सबसे पहले आप हैंडसेट को डिसेंबल कीजिए, और डिसेंबल करने के बाद उस हैंडसेट को, जो हैंडसेट अभी हम ड्रॉप डाउन की बात कर रहे हैं, गिरने की वजह से जो हमारे फोन बंद होते हैं, उस फोन को डिसेंबल करने के बाद मदरबोर्ड को बाहर कीजिए, मेन बोर्ड को बाहर कीजिए। बाहर करने के बाद उसकी बैटरी को सबसे पहले चेक कीजिए, ठीक है, या फिर बैटरी के फ्लैप्स कटे हैं, या बैटरी का जो अंदर से कनेक्शन डैमेज हुआ है। तो बैटरी को प्रॉपर चेक कीजिए, वोल्टेज 3.7 वोल्ट मिनिमम आपको भी मालूम है कि बैटरी पे मिलना चाहिए। आपकी बैटरी से नो प्रॉब्लम है, ओके है, आपने दूसरी भी बैटरी कनेक्ट करके चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए प्रोसेस पे। आगे प्रोसेस पे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास डीसी सप्लाई मशीन है, डीसी सप्लाई मशीन है, तो डीसी सप्लाई मशीन से उसको कम से कम वैल्यू लीजिए। डीसी सप्लाई मशीन से आपको वैल्यू लेना है, तो हम क्या करेंगे, हैंडसेट की मदरबोर्ड पे डीसी सप्लाई मशीन से पावर देंगे।
पावर देने के बाद देखेंगे कि क्या वो हमारा हैंडसेट ऑटोमेटिक वोल्टेज कंज्यूम करा है, ऑटोमेटिक क्या वो उसने वोल्टेज कंज्यूम करा। तो रिजल्ट आपके सामने आएंगे कि ऑटोमेटिक लिया या ना लिया। दो ही चीज होगा कि हाँ ऑटोमेटिक लिया या ना लिया। तो ड्रॉप डाउन की केस में ऑटोमेटिक लेने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो हैंडसेट है वो ब्रैकेज होता है, कंपोनेंट्स निकलते हैं, आईसी ब्रैकेज होता है, बॉल मिसिंग होते हैं। तो इन सभी प्रोसेस में आपका ऑटोमेटिक जो है वो वोल्टेज काफी कम ही चांस है कि वो लेगा, मैक्सिमम चांस है कि वो कोई वोल्टेज नहीं लेगा। हैंडसेट ज्यादातर ड्रॉप डाउन में ओपन कंडीशन में जाते हैं। ओपन कंडीशन का मतलब होता है कि उसकी पे बोर्ड पे जो भी कंपोनेंट है, जो भी आईसी है, वो ब्रैकेज होते हैं, ड्राई सोल्ड होते हैं, बॉल ब्रैकेज होता है, यानी कि आईसी रिमूव होते हैं, या फिर आईसी के जो लेयर्स हैं वो डैमेज होता है गिरने की वजह से। खास करके मैं ड्रॉप डाउन के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपकी कोई एम्पियर हैंडसेट ने नहीं लिया, जब आप पावर सप्लाई कनेक्ट किए कोई एम्पियर नहीं लिया, और जब आप पावर बटन को प्रेस किए तो भी सपोज दैट कोई एम्पियर नहीं लिया। ठीक है, पावर बटन भी प्रेस किए कोई एम्पियर नहीं लिया। अब हम लोग चेक करेंगे, इस हैंडसेट की डायग्नोस करेंगे कि हमारा दिक्कत कहां से है। ठीक है, तो जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, मैं किसी एक पर्सनल मॉडल की नहीं बात कर रहा, हर एक एंड्रॉयड फोन की मैं बात कर रहा हूं कि उस हैंडसेट को डायग्नोस करने के तरीके। तो सबसे पहले हम हैंडसेट के वीबैट लाइन पे सप्लाई देंगे। वीबैट लाइन आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। वीबैट लाइन पे डीसी सप्लाई मशीन से सप्लाई दीजिए या फिर आप बैटरी से दीजिए, बट कोशिश कीजिए कि डीसी सप्लाई मशीन से दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे कहीं भी आपकी थोड़ी सी भी कंजप्शन होते हैं या शॉर्टिंग लगता है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। बल्कि बैटरी से चेक करेंगे तो कहीं पे अगर शॉर्ट लगेगा भी तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो कोशिश कीजिए कि डीसी पावर सप्लाई से उस पर हम सप्लाई को इनपुट करें। तो पहला कि सबसे पहले उसमें आपको सप्लाई देना है, सप्लाई इनपुट करना है। सप्लाई इनपुट करने के बाद आपको उसकी सबसे पहली वोल्टेज वी बैट पे अगर आप वोल्टेज देते हैं तो भी वी बैट के लाइंस में जो कंपोनेंट है, जो पैरेलल कैपेसिटर है, वहां पे 3.7 वोल्ट चेक कीजिए। पहली ट्रिक 3.7 वोल्ट चेक कीजिए। और चलिए, तो हम एक मदरबोर्ड सामने ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर थोड़ा बहुत दिखे भी सामने कुछ तो समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाता है। तो चलिए हम अपने कैमरे के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने एक हैंडसेट लिया है। तो उम्मीद है कि हमारा आवाज जा रहा है। सरफराज भाई, हमारा आवाज सही है?
ओके, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए तो अब आप लोग चैट बंद कर दीजिए। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ और अपनी डीसी पावर सप्लाई की ये केबल है, आप देख पा रहे होंगे डीसी पावर सप्लाई की ये बूट केबल है, आपने देख पा रहे होंगे ये बूट केबल है। तो अगर हमारी हैंडसेट ड्रॉप डाउन केस में है तो हम सबसे पहले यहाँ सप्लाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ सप्लाई देने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डीसी पावर सप्लाई की कंजप्शन है वो क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा क्या है, 4 डिजिट की मशीन है, छोटे कैमरे में आपको दिख रहा होगा। 3.9 वोल्ट हमने अप्लाई करा है, ये हमारा 001 मिली एम्पियर इसने लिया है। जो लास्ट के डिजिट रहते हैं वो हमारा जो है वो मिली एम्पियर में होता है। तो इसने क्या है कि हमारा मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इसने कंज्यूम करा, यानी कि काफी कम। तो ये कोई कंजप्शन नहीं है, ये हमारा जो कंजप्शन है वो नन है, जीरो के बराबर है। इतनी कंजप्शन इसलिए है क्योंकि बूट केबल में भी सप्लाई रहते हैं, उसमें भी एलईडी बल्ब होता है, इन सभी वजह से ये थोड़े बहुत वोल्टेज को ये कंजप्शन करता है। ठीक है, अब चलिए आप यहाँ बोर्ड पे आ जाइए। बोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले जब हमने यहाँ सप्लाई दिया, यहाँ आप देखते हैं सप्लाई दिया, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे हम अपना वोल्टेज। तो चलिए हम मल्टीमीटर भी यहाँ सामने रखते हैं ताकि आपको मल्टीमीटर का भी स्क्रीन दिखे। चलिए, मीटर का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, हमारे मल्टीमीटर का डिस्प्ले आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, छोटे कैमरे में आपको मल्टीमीटर का स्क्रीन दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वी वैट पे हम सप्लाई चेक करेंगे। तो हमारे मीटर में क्या है कि सप्लाई यहाँ प्रॉपर है, थोड़ा और कम करते हैं 3.7। तो यहाँ 3.87 के करीब में वोल्टेज मिल रहा है। एक बार दोबारा हम देख करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ बैटरी पे वोल्टेज क्या है, ये प्रॉपर है, एकदम शुरू लेवल से हम चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ वोल्टेज हमारा सही है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको ड्रॉप डाउन की केस में, कि जब आपके पास ड्रॉप डाउन की कंडीशन में मोबाइल आते हैं और बंद रहता है तो हम उसको एक बार आई स्कैन जरूर करेंगे। आई स्कैन कहने का मतलब होता है कि वीवैट की लाइन से लेकर के, जैसे कि ये वीवैट की लाइन है, इसकी वीवैट की लाइन से लेकर के यहाँ से यहाँ पे लगे जो भी कंपोनेंट रहते हैं, इन सभी कंपोनेंट को देखते हुए, इसकी सेक्शंस को देखते हुए, इसकी सेक्शंस के सारे कंपोनेंट्स को देखते हुए इसकी पावर आईसी पे चलेंगे। ठीक है, पावर आईसी के पास जितनी भी कंपोनेंट रहते हैं, हर एक कंपोनेंट को आपको ध्यान से देखते हुए आपको मदरबोर्ड के हर एक हिस्से को आपको अच्छी तरह से डायग्नोस करना है, हर एक हिस्से को अच्छी तरह से ध्यान से देखना है कि सारे सेक्शंस हमारे, कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है, कोई कंपोनेंट हमारा मिसिंग या वहां से गायब तो नहीं है, या फिर वहां से उड़ गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। इस तरीके से हम कंप्लीटली सभी कंपोनेंट को एक बार ध्यान से चेक करेंगे। तो जहां तक देख पा रहे हैं कि हर जगह हमारा कंपोनेंट सही है, इस तरीके से एक बार उसे अच्छी तरह से आई स्कैन कीजिए, डायग्नोस कीजिए, उसे ध्यान से हर एक सेक्शन को देखिए। जहां भी हमारा कोई
कंपोनेंट से अगर ड्राई सोल्ड की या मिसिंग लगे तो उसे एक बार फिर से दोबारा सोल्डिंग कीजिए। माफी चाहेंगे दोस्तों, बस 1 मिनट का जरा मुझे टाइम दीजिए। अच्छा, माफी चाहेंगे, वॉइस अब आपको मिलेगा, वो एक कॉल आ गया था, थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो माफी चाहेंगे आप लोगों से। चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहला बात है कि किसी भी चीज को हम लोग एक गहराई से समझते हैं, क्योंकि सीखने के लिए तो हमारे पास काफी वक्त कम होता है, लेकिन काम करने के लिए तो वक्त ही वक्त है। कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप तो फिर इतना बिजी रहेंगे कि फिर आपके पास टाइम काफी अभाव रहेगा। तो किसी भी चीज को हम पहले गहराई से समझते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि टेक्नीशियन के लाइन में प्रॉब्लम आपके सामने रहता है, प्रॉब्लम सामने ही रहता है, बल्कि वो आंखों से निकल जाता है, इतनी जल्दी वो निकल जाता है कि आजकल आप देखते होंगे कि आईएसपी मार के हैंडसेट को अनलॉक किया, और अनलॉक करने के बाद हैंडसेट ऑन करता है तो कहता है कि सर हैंडसेट डेड हो गया, ऑन नहीं हो रहा। जब वो बंद होता है तो माइंड में एक अलग सा ही प्रेशर बन जाता है कि भाई एक छोटा सा अनलॉक के लिए हमारा हैंडसेट बंद पड़ गया। आपको हम एक छोटा सा डेमो दे रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये नहीं सोच पाता है उस वक्त काफी सारे टेक्नीशियन कि ये बंद हुआ तो हुआ क्यों। वो सिर्फ ये जानता है कि भाई ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, लेकिन ये नहीं सोच पाता है कि ये हुआ क्यों। और ज्यादा उसकी वजह नहीं रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उसकी 2 वजह मैक्सिमम देखेंगे। कि पहला वजह जो उसने जो जंपर किया आईएसपी का, वो जंपर की रांगा वहां से निकल करके कहीं दूसरे कंपोनेंट में सट गई।
पहली। दूसरी बात, जिस रेजिस्टेंस पे उसने जंपर किया, एक रेजिस्टेंस की पॉइंट पे जंपर करा तो दूसरी पॉइंट उसकी अंदर से उठ गए हल्की सी, वो इतने माइनर उठते हैं कि वो दिखने से पता नहीं चलता है। CLK CMD मिसिंग। तीसरी में अनलॉक करने के बाद बूट पार्टीशन मिसिंग होता है, बूट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारे 0x48 0x38। तो ये सब चीज को वो दोबारा समझ नहीं पाते हैं, प्रेशर इतना ज्यादा बन पाता है। हाँ, लेकिन जिसने समझा, कोशिश करा, वो रिकवर 100% हो जाता है। तो यही चीज है हमारे रिपेयरिंग की लेवल में, कि जब हमारे पास कोई फोन आता है तो हम लोग उसको क्विक ढूंढने की चक्कर में, मतलब जल्दी डायग्नोस करने की चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में सामने जो फॉल्ट रहता है उसे नहीं पकड़ पाते हैं। तो कोई नहीं, समय फर्स्ट टाइम लगेगा, पहली बार, एक बार, दो बार, चार बार लगेगा समय, फिर आपसे समय नहीं लगेंगे जब आप उसकी प्रोसेस को समझ जाएंगे। तो चलिए हैं, हम सबसे एकदम लो लेवल से समझते हैं, एकदम जीरो लेवल की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एकदम जीरो लेवल की प्रोसेस को। कि सबसे पहले तो ड्रॉप डाउन में हम आई स्कैन कर लिए, कहीं से हमारा कोई कंपोनेंट्स ब्रेकेज नहीं मिला, अगर मिला वो कंपोनेंट्स ब्रेकेज तो उसे फिर से रिसॉल्व किए, उसके बाद अपनी हैंडसेट को चेक किए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम सबसे पहले यहाँ सप्लाई इनपुट करेंगे। क्योंकि देखिए फॉल्ट फाइंडिंग की जो क्लासेस है, ये हमारे पूरी मोबाइल का एक हिस्सा है, पूरी मोबाइल का एक हिस्सा होता है। और फॉल्ट फाइंड सब काफी छोटे शब्द है कि फॉल्ट को फाइंड करना, बल्कि फॉल्ट को फाइंड करना कहने देना ठीक है, बल्कि उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त आपका होगा, लगेगा वक्त। तो चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेथड है कि हमने यहाँ पे हमारी मीटर की स्क्रीन आपको दिखा होगा कि सबसे पहले हमने यहाँ वोल्टेज सर्च करा, ओके है। यहाँ से ये वोल्टेज हमारी जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, ये वोल्टेज हमारा आगे की ओर जाता है, और ये यहाँ से रेजिस्टेंस होते हुए आप देख पा रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस होते हुए हमारी आईसी में ये एंट्री हो जाता है। तो ये जो हमारी आईसी है, यहाँ पे हमारा वीबैट लाइन एंट्री होता है। हमारी डीसी पावर सप्लाई में भी किसी प्रकार का कोई कंजप्शन नहीं है, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल रीडिंग है, ठीक है। ये हमारी सबसे पहली स्टेट की वीबैक लाइन हमारा क्या है, सही है। सबसे पहला कि वीबैक लाइन हमारा ओके है। जो हमारी पावर ऐसी है, इसकी जगह पे आपको 8952 भी हो सकता है, 894G भी हो सकता है, PM 660 भी हो सकते हैं। यानी कि इसकी जगह पे काफी सारे जो DC टू DC आईसी है मार्केट में, अब मेरे ख्याल से 8 से 10 मॉडल्स की आईसी होगी जो कि आपको इसकी जगह पे मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी DC टू DC आईसी है, नंबर पे मत जाइए। यहाँ पे आपको DC टू DC आईसी काफी हैंडसेट में, हर हैंडसेट में आपको मिलेगा DC टू DC आईसी, अब के हैंडसेट में सभी में मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो इस आईसी पे आते हैं, तो इसकी भी आप काम समझ लीजिए कि ये आईसी करता क्या क्या है, ठीक है, करता क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, ये तो आपको DC टू DC का मतलब है कि 3.7 वोल्ट लिया तो 3.7 वोल्ट आउटपुट करेगा, पहले तो आउटपुट करेगा 3.7, तो ये तो हो गया DC टू DC। अब दूसरा काम ये करेगा आपका कि आपके हैंडसेट को चार्जिंग का काम करेगा, यानी कि जब आप चार्जर नीचे कनेक्ट करेंगे तो उसकी जो 5 वोल्ट यहाँ पे आते हैं, जो आप यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करेंगे तो इसकी जो 5 वोल्ट यहाँ पे आते हैं, मैं किसी एक सेपरेट मॉडल की नहीं बात कर रहा, हर एक मॉडल मिलता जुलता सेम चीज रहते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे, यही वोल्टेज आपका यहाँ से निकल करके आपकी इस आईसी में एंट्री होता है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि चार्जिंग की भी जो वोल्टेज है, अगर चार्जिंग से फॉल्ट है, फॉल्ट फाइंडिंग है एनीबॉडी, तो चार्जिंग की जो वोल्टेज है वो भी इसमें डायरेक्टली नहीं इनपुट करता है, वो भी आपकी देखिए यहाँ ओबीपी आईसी लग के इनपुट होता है। और ये ओबीपी आईसी आपको हर एक मोबाइल में मैक्सिमम 80 और 90% मोबाइल में आपको मिलेगा। अब किसी ने सर कहा कि BQIC का एक एक पिन का डिटेल बताइए सर। तो हैप्पी मोबाइल जी, जी आपने कहा तो बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा आपने बोला। बल्कि अगर हम हर एक आईसी की एक एक डिटेलिंग पे चले जाएंगे तो फिर हमारा बेसिक क्लास, एडवांस क्लास और फॉल्ट फाइंडिंग सब एक समान हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे सर कि अगर हम एक एक पिन की डिटेलिंग पे जाए तो फिर हमें स्कीमेटिक्स खोलना पड़ेगा, और इसकी मैं एक एक पिन की डिटेल बता सकता हूँ,
बिल्कुल एक एक पिन की डिटेल बता सकता हूं कि हर एक पिन आपकी सर्किट में कहां गया है, 100% बता पाएंगे। लेकिन सर ये फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास आपके फिर काफी लंबे हो जाएंगे, महीनों दिन लग जाएगा, क्योंकि हर एक आईसीएम की अगर आप हर एक पिन की डिटेल पे जाएंगे तो काफी लंबा समय जाएगा। तो आपकी अगर कोई पीछे से क्लास चल रही है तो आपकी क्लास में आपको स्कीमेटिक्स बताया जाएगा, हर आईसी की कौन पिन कहाँ जाते हैं, आपको उसकी प्रोसेस बताया जाएंगे उसे पकड़ने की। आपकी अगर जिस भी बैच में आप होंगे, अभी तो मैं नहीं बता सकता, बल्कि उम्मीद है कि मेरे ख्याल से आप 999 वाले बैच में हैं शायद, जैसा कि मुझे लग रहा है 999 वाले बैच में आप हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, हम वहां आपको हर एक डिटेलिंग बताएंगे। यहाँ तो हमारा फॉल्ट फाइंडिंग है, फॉल्ट फाइंडिंग में है कि आपको बेसिक नॉलेज, मिडिल नॉलेज और मैक्सिमम नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जी, जैसा जी मैंने, ओके थैंक यू। तो मैंने, आपने सही कहा कि मैंने आपको देखा है आपकी नेम्स को कि 999 वाले बैच में आप हैं, तो आपको आपके बैच में कंप्लीटली बताया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास है, अगर आप यहाँ 10% भी समझते हैं, 20% भी समझ लेते हैं तो काफी है। आप लोगों के लिए भी पर्सनल फॉल्ट फाइंडिंग दिया जाएगा। ये तो क्या है कि ये तो सभी के लिए है, और पर्सनल भी सभी क्लास में दिए जाते हैं हर एक ग्रुप को। ठीक है, तो वहां आपको सब चीज अच्छे से बताए जाएंगे। तो यह क्या है कि हमारी जो है ये जो ऐसी है, ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि पर्सनल ये जो आपको सामने में दिख रहा है मैं पर्सनल इसकी बात कर रहा हूँ, इसके जगह पे और भी ऐसी रहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए हम दूसरी बोर्ड को सामने दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब इस बोर्ड में आप देखिए कि वीवैट की लाइन है, वीवो की बोर्ड है। ठीक है, वीवैट की लाइन है। अब यहां से देखिए कि ये लाइन आपका रेजिस्टेंस होता हुआ यहां से ये वोल्टेज इस आईसी में एंट्री होता है। ठीक है, तो ये आईसी हमारा क्या है, वो यही जो अभी आपने पहली बार जो देखा डीसी टू डीसी आईसी, वही डीसी टू डीसी आईसी ये है, बल्कि ये बॉल आईसी में है, वो लेग में था बीक्यू, ये बॉल में है। यहाँ हमारी वोल्टेज ये एंट्री करता है, बैटरी की पहली वोल्टेज। यही आपके हैंडसेट में चार्जिंग का भी काम करता है, चार्जिंग लाइट को जलाने का, चार्जिंग को काम करता है। कुछ में ये लाइट सेक्शन के भी काम करते हैं। ठीक है, और ये आपको कुछ में फ्लैश लाइट को भी वोल्टेज ये जनरेट करता है। ठीक है, और उसके बाद ये डीसी टू डीसी तो करेगा ही करेगा। तो यहां से देखिए ये जो इसने कॉइल जो लगाया है, ये वीपीएच कॉइल, यहां से ये डीसी टू डीसी वोल्टेज को जनरेट करते हैं, डीसी टू डीसी वोल्टेज। इस तरह से हम कोई और अगली सर्किट को लेते हैं, उसमें भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए, हमने एक अगली सर्किट ली है। ठीक है, अब इस सर्किट में देखिए कि यहाँ पे भी इसका वीवैट लाइन दिया गया है। ठीक है, वीवैट लाइन दिया गया है। वीवैट लाइन से हमारी वोल्टेज कहाँ जानी चाहिए, सबसे पहले एक रूल को समझिए। ये वीवैट की वोल्टेज जाएगी कहाँ, तो सीधी सी बात है ये डीसी टू डीसी में जाएगा। तो यहाँ ऊपर में हम देखते हैं कि एक आईसी है लगा हुआ, बट इस ये निकाला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ काफी सारे कॉइल हैं, काफी सारे कॉइल हैं। यहाँ देखिए 3 2 5 कॉइल है, तो 5 कॉइल है, तो ये 5 कॉइल है, तो उम्मीद है कि ये डीसी टू डीसी। तो यहाँ क्या है कि यहाँ अगर 5 कॉइल है तो ये हमारी डीसी टू डीसी तो नहीं होगी, ये हमारा मेन पावर होगा। एक थॉट को पकड़िए, तो डीसी टू डीसी इसका कहाँ है भाई, है कहाँ? तो देखते हैं मदरबोर्ड में, और हम इस तरह से डायग्नोस करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं हमारे सर्किट में होगा, आपको मैं स्क्रीन पे पूरी बोर्ड दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगा। नहीं दिखा तो शील्ड के अंदर होगा। फिर हम ऊपर से दिखा रहे हैं, यहाँ ऊपर से देखिए हेडफोन, और नीचे आ जाते हैं और इसको इस तरह से हम आगे की ओर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको एक ग्लास दिख रहा है, बल्कि ये नहीं होना चाहिए ग्लास ऐसी, डीसी टू डीसी ये नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है, क्योंकि इसकी नंबर क्या है, तो T980 करके इसके नंबर है। तो ये तो मुझे नहीं लग रहे हैं, कंफ्यूजन में हूँ, ये नहीं है। ये किस चीज की ऐसी है ये भी मैं बता दूंगा। फिलहाल ये डीसी टू डीसी तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक ऐसी है, देखिए ये भी बीक्यू है, ये भी बीक्यू है, ये 2429 है, ये 2429/6 है। और जो था वो पहली वाली जो हैंडसेट मैंने दिखाया था, इसमें है ये 25/601, इसमें 25/601 है, और इसमें है 2429/6। ठीक है, तो ये ऐसी है।
तो ये हम श्योर है कि ये हमारा डीसी टू डीसी है बीक्यू। अब आपको इसको 100% श्योर होने के लिए इस पे आपको वी बैट से डायरेक्ट आपको वोल्टेज आएंगे 3.7 वोल्ट, डायरेक्ट वोल्टेज आएंगे इस पे, ठीक है, डायरेक्ट आएंगे कोई ना कोई कैपेसिटर पे, कहीं ना कहीं इस पे डायरेक्ट वोल्टेज आएगा और यहां से ये आपकी वीपीएच कॉइल को जनरेट करता है, ठीक है, वीपीएच कॉइल ये यहां से आपको जनरेट करता है। तो ये एक सिंपल सा कितना आसान मेथड है कि आप अपने सर्किट की पहचान करना, सर्किट की पहचान करना एक सिंपल मेथड है, मैंने 2 बोर्ड में आपको दिखाया। चलिए एक अगली बोर्ड है, इसमें भी देख लीजिए, यहाँ भी हमारा वीवैट का लाइन है, यहाँ से इसकी जो है यहाँ पे छोटी सी पावर लगी रहती है और यहाँ से इसका वीपीएच लाइन जनरेट होता है, ये यहाँ से वीपीएच लाइन ये जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर ऐसी जरूर होंगे सर्किट में कहीं ना कहीं, इसकी पावर ऐसी यहाँ पे लगे सर्किट के पीछे, यहाँ पे इसकी पावर ऐसी लगी हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे हर एक सर्किट में तो आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी मोबाइल फोन अगर आप ओपन करेंगे तो ये रूल्स होते हैं, ये नियम होता है एंड्रॉयड फोन का, स्मार्टफोन का, एंड्रॉयड फोन का एक तरीका होता है, ठीक है, ये तरीका होता है कि आपकी डीसी टू डीसी तो पहले बनेंगे। तो यहाँ क्या है कि पहले डीसी टू डीसी हमारा जो है आपने 2-3 बोर्ड में देखा, किसी में आपको बॉल ऐसी दिखा, किसी में लेग ऐसी दिखे, फर्क नहीं पड़ता है, बॉल है लेग है कोई भी रहे, काम डीसी टू डीसी का ही है, काम चार्जिंग का ही है, काम आपके हैंडसेट को डीसी टू डीसी का ही है। तो यहां से हमारी जब सप्लाई इस आईसी को मिलेगा, इस आईसी को अगर ये सप्लाई मिलेंगे 3.7 वोल्ट हमने यहाँ चेक किया मिला, तो उसके बाद है कि ये वीपीएच लाइन आउटपुट करेगा, स्वतः है कि वीपीएच लाइन ये आउटपुट करेगा, इसे हम लोग कहते हैं बेसिक वोल्टेज। समझ लीजिए कि एक हमारा स्विचिंग वोल्टेज और बेसिक वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर करता हूं कि स्विचिंग वोल्टेज और बेसिक वोल्टेज हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, स्विचिंग वोल्टेज का मतलब होता है कि जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं उसके बाद जो वोल्टेज हमारे मदरबोर्ड में बनता है वो स्विचिंग वोल्टेज भी कहलाते हैं, ठीक है, अपना अपना एक तरीका होता है मोबाइल को डायग्नोस करने का, समझाने का, तो उसे हम स्विचिंग वोल्टेज कहते हैं। बल्कि जो हमारे वीबैट लाइन पे वोल्टेज देने के बाद, यहाँ पे वोल्टेज देने के बाद जो हमारी बेसिक वोल्टेज बनते हैं, जहां पे कि हमने कोई पावर बटन को नहीं प्रेस करा, किसी चीज को नहीं प्रेस करा, उसे हम लोग बेसिक वोल्टेज कहते हैं, बाय डिफॉल्ट वोल्टेज कहते हैं। तो ये हमारी बेसिक वोल्टेज जो है यहां से ये बनेगी। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे वोल्टेज बनाएगा, तो आप अपनी मल्टीमीटर को देख सकते हैं, हमारा मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 3.88 हमारा वोल्टेज जो है ये वीपीएच लाइन को बना रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वीपीएच लाइन को बना दिया तो हमारा हैंडसेट चालू हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं, ये स्टेप है, ये स्टेप वाइज है। अब देखिए ये वीपीएच लाइन की वोल्टेज यहां से बन करके इस कैपेसिटर पे आए, और कैपेसिटर का जो ये दूसरा हिस्सा है ये ग्राउंड रहता है। यहाँ देखिए ये जो कैपेसिटर लगे हैं ये पैरेलल लगा रहता है, क्योंकि ये कैपेसिटर का एक छोर ग्राउंड है और एक छोर पे वोल्टेज आया, ठीक है, आपको मिल गया वोल्टेज, ठीक है। और यहीं से ये वोल्टेज जो है आप देख पा रहे होंगे कि आपके आईसी के पिन नंबर यहाँ 2 पिन पे एंट्री हुआ है। मैं आपको वहां भी टच करके दिखाता हूं, उसके लिए पतली नोक चाहिए, मल्टीमीटर का नोक वहां तक नहीं जा पाएगा।
देखिए 3.88 इस आईसी के पिन पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा मेथड है कि यहां से जो हमारे वोल्टेज बने, ये वोल्टेज यहां से कॉइल लगने के बाद इस आईसी को भी मिलता है, ठीक है। ये इस आईसी को मिलने का मतलब होता है कि ये आईसी को भी समझ में आनी चाहिए कि आपकी जो ये वोल्टेज बना है ये रियली में बन करके आउटपुट हुए या नहीं। ये जो कॉइल है, ये कॉइल लगने के बाद जो बीपीएच लाइन हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ता है, उसकी एक वोल्टेज इस बीक्यू को भी जाती है। इसे हम लोग कहते हैं फीडबैक वोल्टेज। फीडबैक का मतलब है कि इस बीक्यू को भी पता होना चाहिए कि हमने वोल्टेज बना दिया और हमारा काम यहाँ तक ओके है, हमारी काम जो है यहाँ तक ओके है, हमारी वोल्टेज ओके है, यानी कि यहाँ से ये वोल्टेज घूम करके यहाँ तक आ गया। तो इससे बीक्यू को एक फीडबैक पता चलता है। फीडबैक लाइंस के बारे में भी आपने सुना होगा कि आगे भी आगे उस सर्किट में आप जाएंगे तो फीडबैक लाइन आपको मिलेगा। उस फीडबैक लाइन का काम होता है कि वोल्टेज बनने के बाद इसको भी मालूम होना चाहिए। अगर ये फीडबैक लाइन तो यहाँ है कि इसने एक कॉइल दे करके दिया है, किसी हैंडसेट में दो कॉइल लगा करके फीडबैक लाइन को यहाँ दिया जाता है। एक कॉइल तो वीपीएच बनेगा ही और दूसरा कॉइल से वही वोल्टेज आपके आईसी में चला जाएगा, जहां की आप देखेंगे कि डीसी टू डीसी सेक्शन में दो कॉइल दिखेंगे आपको, दो कॉइल। तो उसमें किसी किसी हैंडसेट में एक कॉइल फीडबैक के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर उस कॉइल को आप रिमूव भी कर देंगे तो भी आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। लेकिन डीसी टू डीसी इतना गर्म होने लगेगा कि आप बोलेंगे कि कोई शॉर्टिंग भी नहीं है फिर भी हमारा आईसी गर्म हो रहा है। वो इसलिए गर्म होता है कि ये आईसी को पता ही नहीं चलता है कि हमने जो वोल्टेज बनाया वो वोल्टेज बना कि नहीं बना। वो वोल्टेज जब इसके पास मिलेगा तभी तो ये सेंस कर पाएगा। अगर ये वोल्टेज यहां बन जाए तो इसे कैसे मालूम चलेगा कि ये वोल्टेज हमारा बना या नहीं बना। ठीक है, तो उस वक्त ये हमारा क्या करता है कि ये खुद में भी एक वोल्टेज लेने के बाद कंफर्म हो जाता है। तो हमारी क्या है, वीपीएच लाइन जो है ये प्रॉपर बन रही है। अब ये वीपीएच लाइन आपके हैंडसेट जब डेड है, जब ये डेड है तो ये हैंडसेट आपकी अगली सर्किट को जाएंगे। अगली सर्किट को अब ये वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस चीज का हम पता करेंगे। ठीक है, अगली सर्किट का मतलब होता है कि यहां से ये वोल्टेज आपकी मेन पावर ऐसी हो जाएगा, आपकी जो मेन पावर ऐसी है उसको ये वोल्टेज मिलेगा। चलिए अब इसकी मेन पावर ऐसी पे हम चलते हैं। ठीक है, ये रहा इसका मेन पावर ऐसी। ठीक है, अब यहां देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर आप स्कीमेटिक्स का हेल्प लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि इसकी कौन कौन सी पिन पे हमें 3.7 वोल्ट मिलनी चाहिए। ये भी पॉइंट है कि अगर इस आईसी के इतने सारे जो पॉइंट है, कौन कौन सी पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए 3.7 वोल्ट वीपीएच का। तो उसके लिए आपको स्कीमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। स्कीमेटिक में आप देखेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि इसके पे आजू बाजू जो ये कैपेसिटर है, इन सभी कैपेसिटर पे हमारा नेसेसरी करके वोल्टेज आना ही चाहिए। वोल्टेज आएगा तभी हमारे हैंडसेट ऑन हो पाएंगे। अगर यानी कहीं पे एक वोल्टेज नहीं आएगा, हो सकता है कि हमारी हैंडसेट चालू ना हो या फिर कोई एक सेक्शन काम ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके आसपास सारी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ वोल्टेज मिल रहा है हमें। चलिए यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। चलिए यहाँ सब नहीं है, चलिए इधर भी है, यहाँ भी है,
और यहाँ भी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 कैपेसिटर पे हमारी सप्लाई जो है वो 3.7 वोल्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि इस चीज को कंप्लीटली समझने के लिए स्कीमेटिक्स पे भी जाना पड़ेगा। अब अगर हम स्कीमेटिक्स पे चले जाएंगे तो आपकी क्लास ना काफी और लंबे हो जाएंगे, इतनी ज्यादा वो धीरे धीरे लंबे हो जाएंगे। एक हैंडसेट को डेट को डायग्नोस करने में आप फिर खुद ही बोलेंगे कि क्या सर इतना वक्त लगेगा एक हैंडसेट को डायग्नोस करने में, 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे? तो बल्कि ऐसा नहीं है, 2 से 4 घंटे नहीं लगेगा। हाँ, बल्कि ये है कि अगर आप एक आईसी पे काम कर लेते हैं, एक आईसी का मतलब है कि जैसे कि अभी हम जिस आईसी पे काम कर रहे हैं, ये आईसी का नंबर है सपोज दैट PM8937 है, PM8937 है। अगर आप 8937 की सभी इनपुट वोल्टेज को जान जाते हैं और आउटपुट वोल्टेज को जान जाते हैं, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 20 से 25 मॉडल में तो आपको यही आईसी मिलेगा, मैक्सिमम मॉडल में ये आईसी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये ऐसे मिलेंगे तो वो हैंडसेट कोई भी मॉडल रहे, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी मॉडल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसकी आईसी के वर्किंग को पकड़िए। जब आप उसकी आईसी की वर्किंग को पकड़ लेंगे तो वो कोई भी मॉडल रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए स्कीमेटिक्स में थोड़ा आइडिया है कुछ लोगों का कि मिल जाए, तो चलिए हम थोड़ा सा स्कीमेटिक्स को भी ओपन कर लेते हैं ताकि स्कीमेटिक्स के थ्रू भी आप अपने हैंडसेट को किस तरह से डायग्नोस करेंगे आपको पता चल जाए। चलिए हम सबसे पहले यहां से चलते हैं कि ये एल क्वाइल के थ्रू जो हमारा बीपीएच लाइन जनरेट होता है L501, ये हमारी नेक्स्ट कहां जाते हैं। तो यहां से हम लोग L501 को सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा L501 आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी BQIC है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि BQIC है। ठीक है, BQIC है और यहाँ से हमारा जो वोल्टेज है जनरेट हो रहा है। और आप यहाँ देखे होंगे अभी जस्ट मैंने आपको मदरबोर्ड पे दिखाया था कि यहाँ से हमारी वोल्टेज जो है आउटपुट हो रहा है बीपीएच लाइन, और यही वोल्टेज जो है क्वाइल से निकल करके और डायरेक्ट आपकी जो है सिस्टम वोल्टेज 15-16 नंबर में ये इनपुट हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ से ये क्वाइल की जो वोल्टेज है यहाँ से ये इधर इनपुट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी जो वोल्टेज है आपकी इस सिस्टम वोल्टेज को ये पता चलता है कि ये बीपीएच क्वाइल के थ्रू हमारी जो है ये वोल्टेज रेडी हो चुका है और यहाँ से बीपीएच लाइन आपका नेक्स्ट सेक्शन के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, एक चीज आपने देखा। दूसरी चीज इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारा BQ 25601 है। जरा सा ये पिन के बारे में किसी ने चर्चा किया कि सर इस आईसी के थोड़े से पिन के बारे में बता दीजिए। पिन तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि इसका 19 और 20 नंबर पिन से इसकी क्वाइल लगे हुए हैं
और 1 और 24 नंबर पिन से जो है इसकी चार्जिंग इनपुट होता है। यूएसबी इन, यूएसबी मतलब जो चार्जिंग आप लगाते हैं तो 5 वोल्ट जो एंट्री होते हैं 1 और 24 नंबर से। यानी कि अगर मदरबोर्ड पे समझें तो चलिए हम मदरबोर्ड को समझ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ हमारा 1 और 24 नंबर पिन होता है, एक इधर 24 नंबर, यहाँ इसकी नोच पॉइंट आप देखेंगे। चलिए माइक्रोस्कोप में जरा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो आप इसकी नोज मार्का देख रहे हैं ये वाली, यहाँ से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो ये हमारा 1 नंबर पिन होता है। यहाँ जो आप हमारी ट्विजर का नोट देखिए, 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर इस तरह से आएंगे तो यहाँ 6, 6, 12, 18 और 24। तो 1 नंबर और 24 नंबर पिन जो है हमारा इसका चार्जिंग का इनपुट होता है, ये 1 और 24 नंबर। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 24, 23, 22, 21, ठीक है, 21, 20 और 19, 19 और 20 नंबर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ VPS लाइन को बना रहा है 19 और 20 नंबर। तो क्या हम चेक कर लेते हैं 19 और 20 नंबर? तो जी सही है, देखिए 19 और 20 नंबर आपका क्या है, VPS लाइन को आउटपुट कर रहा है, 19 और 20 नंबर पिन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी आईसी की पिन को भी यहाँ एक एक पिन को काउंट करके उसकी एक एक लाइंस को मिला सकते हैं। तो 19 और 20 नंबर हमारा यहाँ जो है VPH लाइन को आउटपुट करा, और देखेंगे तो यहीं से ये हमारी पिन जो है यहाँ से ये फीडबैक ले रहा है। और एक चीज यहाँ से देख लीजिए कि किसी ने कहा कि इसकी हमें हर एक आईसी में आपको बिंदु मिलेगा, 100% बिंदु मिलेंगे, नोज पॉइंट हर एक आईसी में होता है, नोज पॉइंट हर एक आईसी में होता है। हाँ, बल्कि ये पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर उसके अंदर बॉल है तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें भी जो वी बैट की लाइन है वो कौन सी बॉल पे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप उसकी गिनती कर सकते हैं। तो चलिए इसमें ऑन ऑफ बटन का भी कनेक्शन कैसे बनता है ये भी हम थोड़ा आपको समझा देते हैं कि यहाँ इसकी देखिए 12 नंबर पिन, 12 नंबर पिन से इसका कीपैड पावर N1 बनता है। कीपैड पावर N1 का मतलब होता है कि ऑन ऑफ हैंडसेट को ऑन ऑफ करने के लिए वोल्टेज यहां से भी रेडी होते हैं कि जब आपका हैंडसेट ऑन होगा, सबसे पहले हम लोग पावर सेक्शन को समझ रहे हैं। तो जब आपके हैंडसेट ऑन होते हैं तो ऑन होने के लिए छोटी पावर यानी कि BQIC और बड़ी पावर यानी कि 8937 जो इस हैंडसेट में भी लगे हुए हैं, दोनों आईसी के बीच से ही मिला करके ऑन ऑफ वोल्टेज जनरेट होता है, ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज बनते हैं दोनों आईसी को मिला करके। सिर्फ एक आईसी से हैंडसेट ऑन नहीं होता है। जब आप पावर बटन को प्रेस करते हैं, जैसा कि आप यहां देखेंगे कैमरा में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जब आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं, ये ऑन ऑफ बटन है, इसे ग्राउंड से आप टच करते हैं तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो वोल्टेज आते हैं वो दोनों आईसी से मिल करके आते हैं। ये पावर बटन को ढूंढने में काफी लोग जरा कंफ्यूज कर जाते हैं कि पावर बटन पे वोल्टेज कहाँ और किस तरह से बनता है कि आपके हैंडसेट ऑन नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस लग करके इस ये कीपैड N1, यहाँ देखिए ये 0 ओम की रेजिस्टेंस, तो ये 0 ओम्स की रेजिस्टेंस लग करके कीपैड पावर N1 यानी ये डायोड के एक पॉइंट पे आता है, ठीक है, डायोड की ये एक पॉइंट पे आता है। और डायोड के दूसरे पॉइंट जो है आपके पावर ऐसी से जुड़ा रहता है, मेन पावर से, ठीक है। ये डायोड की दूसरी पॉइंट जो है ये देखिए कीपैड पावर N, ये दूसरी पॉइंट आपकी डायोड के सेकेंड पॉइंट से जुड़ा रहता है, कीपैड पावर N और कीपैड पावर N1।
ठीक है, यहाँ देखिए आपकी जो पावर बटन जनरेट होता है, ठीक है, ये टेस्ट पॉइंट ये वाली है, ये वाली टेस्ट पॉइंट जो आपने हैंडसेट को ऑन करते हैं यहाँ से टच करके, यहाँ से जब आप ऑन करते हैं तो यहाँ से ऑन करने के लिए आपका जो है ये पॉइंट के थ्रू एक 1K का रेजिस्टेंस लग करके कीपैड पावर N1 पे आता है, कीपैड पावर N1, यानी कि ये पॉइंट आपकी जो है कीपैड पावर N1, ये आपका 1K का रेजिस्टेंस लग करके आपके पावर बटन पे ये जाते हैं, ये स्विच पे जाते हैं, जैक पे, ये TP25, इसको भी अगर आप ग्राउंड से शॉर्ट कर दें तो आपका हैंडसेट ऑन हो जाता है। तो ये 1K का रेजिस्टेंस लग करके आपके ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज जाते हैं कीपैड पावर N1, यानी कीपैड पावर N1 का मतलब होता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में ये जुड़ जाएंगे और ये पॉइंट आपकी जो है मेन पावर ऐसी से जुड़ जाएंगे और यहीं से एक कनेक्शन निकल करके आपका चला जाएगा ऑन ऑफ बटन पे। तो इस चीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस रेजिस्टेंस के नंबर को कॉपी कर लीजिए, R0511, और यहाँ आ जाइए। तो यहाँ देखिए R0511 है एक, और दूसरी ये तो हमने देख लिया, अब इसी डायोड को भी देखते हैं, ये डायोड D602, तो यहीं ऊपर में D602 है, ठीक है, D602 और R0511, ठीक है। अब यहां देख लीजिए आप सर्किट पे, चलिए ऐसा करते हैं, यहां से हम इस शील्ड को हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप अच्छे से समझ पाए, तो हम इसकी शील्ड को यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए। R0511 और डायोड, चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2.77 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 7677, और यहाँ से यही वोल्टेज यहाँ डायोड पे जा रहा है और यहीं से डायोड के एक पॉइंट पे मेन पावर ऐसी से वोल्टेज आ रहा है और यही वोल्टेज आके ऑन ऑफ स्विच पे बन रहे हैं, ठीक है। तो इस दोनों वोल्टेज को मिला करके ये मेन पावर ऐसी पे जाता है और यहाँ से ये जो है हमारी ये PQ से निकलते हैं, तो यहाँ से इस दोनों आईसी की वोल्टेज को मिला करके
आपके ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज जाते हैं, तब जाकर के आपका हैंडसेट स्टार्ट होता है। तो यानी कि पावर, छोटी पावर और बड़ी पावर दोनों को कम्युनिकेट करके ही आपके हैंडसेट पे वोल्टेज बनते हैं। तो चलिए ठीक है, ऑन ऑफ बटन के बाद हम चलते हैं जहां हमारा मेन टॉपिक था कि हमें पावर आईसी पे वोल्टेज चेक करना है। तो यहां से हम बढ़ते हैं मेन पावर आईसी पे। तो मेन पावर आईसी पे हमें वोल्टेज जानने के लिए हम इसकी बीपीएस लाइन से आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, हमें जो वोल्टेज है ये PM8937 पे ही लेके आया पहली वोल्टेज। ऑन ऑफ स्विच के लिए वोल्टेज 2.8 मैक्सिमम 3.5 वोल्ट तक ऑन ऑफ बटन पे बनते हैं। ठीक है, तो ये सब जितनी भी वोल्टेज है हमारी पावर आईसी का वोल्टेज है। ये जो आप देख पा रहे होंगे वीपीएच पावर, ये वीपीएच पावर, ये वीपीएच पावर हमारी पावर आईसी पे बनता है, मेन पावर आईसी पे। तो मेन पावर आईसी के लाइन से ही देखिए 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर लगा करके इस पे वोल्टेज दिया गया है। तो इन सभी 6 कैपेसिटर को आप मदरबोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ आपको 3.7 वोल्ट आनी चाहिए, एकदम आनी चाहिए। कैपेसिटर है आपको 803, 804, 805, 806, 807 और 808। अभी जो टॉपिक चल रहा है सर, इसे थोड़ी देर चलने दीजिए, फिर हम लोग लेंगे प्रश्नल सवाल। तो यहाँ क्या है कि हम लोग जो है इसकी 808, तो यहाँ से हम इसकी कैपेसिटर नंबर देख लिए। अब इस 803 से लेके 808 पे हमें जो है 3.7 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ देखिए 803, 804, 803, 804, 805, 806, 807, 808, यहाँ हमें वोल्टेज चाहिए। तो इन सभी वोल्टेज को आपको 3.7 वोल्ट लेना है। देखिए 803, 803, 804, 805, 806, 807 एवं 808, तो यहाँ पे वोल्टेज चाहिए। तो चलिए ये सब वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं 3.7 वोल्ट। तो सबसे पहले है 803, यानी ये कैपेसिटर, यहाँ हमें वोल्टेज चाहिए। तो देखिए मिल रहा है वोल्टेज, ओ सॉरी लाइन को कट हो गया है। तो दोस्तों हमारी तरफ से थोड़ा सा बिजली चली गई है, तो इसीलिए हम हैंडसेट पे नहीं दिखा पाएंगे। चलिए लाइन आ गया। देखिए VDD सप्लाई जो होता है वो स्पेशल सप्लाई होता है हमारा, पीएम और पावर के बीच जो सप्लाई बनते हैं वो स्पेशल सप्लाई को VDD वोल्टेज कहा जाता है। यानी कि जो हमारी DC टू DC ऐसी है, तो DC टू DC से जो हमारे PMIC को जो स्पेशल सप्लाई मिलता है उसे VDD वोल्टेज कहते हैं। और VCC में कहते हैं, VCC सप्लाई हमारा होता है जो हमारे रैम, जो हमारे EMMC की जो रैम और रोम है
उसकी जो सप्लाई होती है 2.8 वोल्ट, उसे वीसीसी कहते हैं। तो चलिए बिजली आ चुका है, तो यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज ले लेते हैं। तो सबसे पहली वोल्टेज यहाँ अपने को चाहिए, देखिए फर्स्ट यहाँ हमारा सप्लाई सही है, सीमेटिक पे वोल्टेज दिखाने का मतलब ये होता है कि देखिए सीमेटिक पे वोल्टेज का मतलब है कि अगर ये वीपीएस पावर है तो वीपीएस पावर कितना बनता है, आपने शुरू में ही देखा कि वीपीएस पावर कितने बनते हैं। तो वीपीएस पावर कितने बनते हैं आप यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये अगर वीपीएस पावर है तो ये वीपीएस पावर आपका 3.7 वोल्ट बनता है, वीपीएस पावर 3.7 वोल्ट बनते हैं, 3.7 वोल्ट वीपीएस पावर बनते हैं। ठीक है, तो यही 3.7 वोल्ट सभी लाइन में जा रहा है, यहां से देखिए मेन लाइन होते हुए ये सभी सेक्शन में जा रहा है। तो ये सभी वोल्टेज ऑफिशियली है कि 3.7 वोल्ट होगा, हर जगह आपको ये वोल्टेज लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मेन लाइन की अगर यहाँ आपको वीपीएच है तो समझ जाना है कि 3.7 वोल्ट है, यहाँ लिखा नहीं रहेगा, क्योंकि वीपीएच जो है ये दर्शाता है 3.7 वोल्ट को, जो कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी का सेकेंडरी वोल्टेज है। चलिए तो एक वोल्टेज सही है, इसके बाद अगली वोल्टेज है 804 पे। तो चलिए अगली वोल्टेज 804 पे सही है, अगली वोल्टेज है हमारा 805 पे, यहाँ कोना में यहाँ सही है 805 पे। उसके बाद है 806 पे, 806 इस कोने में है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ भी वोल्टेज सही है इस कोने पे 806 पे। फिर अगली वोल्टेज है हमारा 807 पे, देखिए यहाँ भी सही है 807 पे। फिर अगली वोल्टेज है 808 पे, देखिए यहाँ भी वोल्टेज हमारा सही है 808 पे। तो एस्केमेटिक्स के अनुसार ये जहां जहां हमें बताया, एस्केमेटिक्स के अनुसार कि ये वोल्टेज यहाँ देखिए 803 804 ये कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, 805 806 807 और 808 पे वोल्टेज हमें मिल गया। अब देखते हैं ये वोल्टेज फिर नेक्स्ट कहाँ ले जाता है। तो नेक्स्ट वोल्टेज ये ले जाता है हमें वीपीएस पावर वीआरईजी, पीएम का ही है, यानी कि ये हमारे जो आईसी के अंदर की जो बॉल है L8 L11 L12, ये आईसी के अंदर के बॉल पे ये सारे पॉइंट कनेक्टेड हुए हैं, बाहर में इसकी कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, बाहर में इसकी कंपोनेंट नहीं है। अगली एक बीपीएस पावर हमारा जा रहा है R9003 पे, अगली वोल्टेज यहां से यहाँ R9003 पे, तो देखते हैं R9003 यहाँ पे है। तो यहाँ R9003 देखते हैं सर्किट में।
से पीपीएच पावर। चलिए अगली वोल्टेज यहाँ कैपेसिटर C1024 पे दिखा रहा है, यानी कि नीचे। यहाँ पे इस पे, तो यहाँ पे भी हमारा 3.87 अवेलेबल है, 3.87 यहाँ भी हमें मिल रहा है। तो ये सब भी वोल्टेज जो है हमारा यहाँ तक सही है। चलिए अगली हमारा एक वोल्टेज आता है नीचे सब बोर्ड पे। तो चलिए सब बोर्ड तो अभी यहाँ कनेक्टिविटी में नहीं है, निकाला हुआ है। ओके, तो यहाँ के बाद हमारी जो ये वोल्टेज है अगले सेक्शन को चला जाता है, यानी कि इससे पीछे जितनी भी वोल्टेज मैंने यहाँ पावर पे चेक करा, इस पावर ऐसी पे चेक करा। चलिए हम यहाँ आ जाते हैं कैमरे पे, कि यहाँ हमने जो जो वोल्टेज चेक करा, ये सारी ऊपर की कैपेसिटर पे, यहाँ पे और इस कैपेसिटर पे, इतनी वोल्टेज यहाँ आने के बाद पावर ऐसी का जो वोल्टेज है वो कंप्लीटली पूरा हो जाता है। अगर इसकी कंप्लीटली वोल्टेज पूरा हो जाते हैं तो फिर आपके ऑन ऑफ बटन पे भी कंप्लीटली वोल्टेज आपका बनेगा। तो ऑन ऑफ बटन पे हम देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज हमारा बन रहा है। चलिए 2.75 के करीब हमारे वोल्टेज बन रहे हैं, 2.75। आप देख पा रहे होंगे कि 2.75 यहाँ बन रहा है ऑन ऑफ पे। स्क्रीन आपको मल्टीमीटर का दिख रहा होगा। टू 2.78, ठीक है, यहाँ वोल्टेज हमारा बन रहा है। ऐसे भी यहाँ हमें कितना मिल रहा है, तो 2.78 ही मिल रहा है यहाँ डायोड पे। कौन सी डायोड पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ डायोड पे जो वोल्टेज बनता है, यहाँ डायोड पे 2.78 यहाँ पे। ये डायोड पे वोल्टेज इस ऐसी से निकल करके आते हैं, यहाँ से डीसी टू डीसी से, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ 2.78 और यहाँ से डायोड पे, और डायोड के पिछला ऐसी पे मेन पावर ऐसी से वोल्टेज आता है 1.8 के करीब, और ये दोनों वोल्टेज यहाँ से जो है आपकी पावर बटन पे चले जाते हैं 2.8, ठीक है, वही वोल्टेज, सेम वोल्टेज 2.8। ऑन ऑफ पे देखिए, ऑन ऑफ की जो रेशियो है हर हैंडसेट में 1.8 से लेकर के मैक्सिमम 3.225, 3.25, 3.0, 3.25, 3.25 तक की वोल्टेज जो है मैक्सिमम ऑन ऑफ बटन पे जनरेट होते हैं। तो यहां तक क्या है कि इतनी प्रोसेस होने के बाद हम ये यहां तक कंफर्म है कि हमारा डीसी टू डीसी जो है काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ऑन ऑफ के लिए भी वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, बीपीएच भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ के बाद जो हमारी पावर ऐसी है, इसको भी कंप्लीटली ये वोल्टेज जो है ये दे रहा है। अब हमें इससे अगली सेशन में क्या समझना है, ठीक है, इससे अगली सेशन में अपने को समझना है कि इस पावर ऐसी की आउटपुट वोल्टेज, ठीक है,
इस पावर ऐसी की आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का मतलब है ये जो सीपीयू के लिए वोल्टेज बनाते हैं, ईएमएमसी के लिए वोल्टेज बनाते हैं, और भी मदरबोर्ड के लिए जो 2.8 1.8 वोल्टेज बनाते हैं, क्या ये सब वोल्टेज ये ऐसी बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, अगली अब हमें इसको चेकिंग करना है कि अभी हम पावर ऐसी तक की सारी वोल्टेज चेक की, अब चेक करेंगे यहां से हम ये जो लाइंस बनते हैं इसे बक कॉइल कहा जाता है। बक कॉइल मींस वीआरईजी लाइन। वीआरईजी का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेट फ्रॉम पावर ऐसी। ये जो पावर ऐसी है इससे रेगुलेट वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेट फ्रॉम पावर ऐसी, यानी कि ये ऐसी जो आपकी 3.7 वोल्ट को छोटे छोटे वोल्टेज में डिवाइड करा, यानी इन सभी कॉइल के थ्रू ये सभी वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हमें इस कॉइल पे कितनी वोल्टेज चाहिए, इस पे कितनी वोल्टेज चाहिए, इस पे कितनी चाहिए, इस पे कितनी चाहिए, और इस पे, यानी कि इसके आजू बाजू जितने भी कॉइल्स है उस पे हमें कितनी वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम स्कीमेटिक से कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको हम जान लेते हैं कि हमें किस पे कितनी वोल्टेज चाहिए, इस चीज को समझ लेते हैं। तो हम पहला कॉइल से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट कॉइल से। ठीक है, यानी कि सबसे पहली कॉइल लेते हैं L804। ठीक है, अब यहां आप देखिए कि L804 जो है 2.2 हेनरी की कॉइल्स है, और ये हमारा 2.5 वोल्ट को आउटपुट करता है। 2.5 वोल्ट को पहली कॉइल। ठीक है, एक कॉइल का हमने देखा 2.5 वोल्ट को आउटपुट करता है L804। ठीक है, अब अगली कॉइल्स को आप देखिए, अगली कॉइल है L801 इसके बगल में। तो देखते हैं L801 कहाँ है। चलिए यहाँ L801 ये बनाता है 1.25। तो 1.2 वोल्टेज पहली, 1.2 एक पे और 4 पे अपने को मिलना चाहिए। 2.5, 2.5 एंड 1.2, इस वोल्टेज को आपको चेक करना है। ठीक है, ये दो वोल्टेज आपको इस दो कॉइल पे चाहिए। चलिए अब इस दो वोल्टेज को चेक करते हैं। तो इसके लिए तो ऑन ऑफ बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ऑन ऑफ बटन को प्रेस करने के बजाय हैंडसेट में चार्जर इनपुट करते हैं। इसको पावर को फिलहाल रिमूव कर देते हैं। नहीं, हैंडसेट को ऑन करने पे या तो पावर आप चार्जर लगाएंगे तो भी ये वोल्टेज बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए वोल्टेज सही है। अब हम यहाँ लेते हैं, देखिए यहाँ 2.7 के करीब हमें वोल्टेज मिल रहा है।
2.7 के करीब हमें इस कॉइल पे वोल्टेज मिल रहा है। अब अगली कॉइल्स पे लेंगे तो देखिए 1.22 के करीब वोल्टेज आ रहा है, 25 चाहिए, सही है। सेकेंड वोल्टेज भी हमारा बन रहा है 1.22, तो फर्स्ट वोल्टेज भी हमारा सही है और सेकेंड वोल्टेज भी हमारा सही है। देखिए 1.22 आ गया वोल्टेज, ये बन गया। चलिए अगली का हम वोल्टेज लेते हैं। आठ सौ दो एवं 805, 802 और 805। तो 805 पे चाहिए 1.25 और 802 और 805। तो 805 पे 1.2 और 802, तो 802 पे चाहिए 1.2, ये दोनों पे हमें 1.2 ही चाहिए। देखिए ये सब क्या है कि हमें आपको समझाने होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। चलिए 1.2 सही है और ये भी 1.2। ठीक है, लास्ट बगल के दो कॉइल्स बचे 806 एवं 803, 806 और 803, तो वो देख लेते हैं 806 और 803। आठ सौ छह पे हमें 1.2 चाहिए और चलिए 803 और यहाँ 1.3, 1.2 एंड 1.3। चलिए 1.2 सही है और 1.3 सही है। देखिए 1.39 और 1.27, यानी 1.2 एंड 1.3, यानी ये 1.25 रहता है और ये 1.35 रहता है। 1.32 है, ठीक है चलेगा, उतना मल्टीमीटर के पे 100% नहीं आते हैं। हाँ, अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर यूज करेंगे तो वो 100% दिखा देगा। तो यहां तक हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो यहाँ जितने भी कॉइल्स हैं इनकी सभी वोल्टेज जो है ये बना रहा है। अब ये सब अगर वोल्टेज बन रहे हैं तो ये सब जितनी वोल्टेज है हमारा पावर कोर एमएसएम है, एलडीओ सर्किट के लिए है, सीपीयू के लिए है, कोर है, तो सभी वोल्टेज ये हमारा सही है। इतना वोल्टेज अगर आपका सही हो रहा है
अब अगर आपके पास, अगर आपकी हैंडसेट में कोई अगली सर्किट की सॉर्टिंग नहीं है तो आपका हैंडसेट जरूर ऑन होगा। हाँ, लेकिन इसके बाद क्या है कि आपके फर्मवेयर ओके होनी चाहिए, सीपीयू एमएमसी की कनेक्टिविटी ओके होनी चाहिए। ये हमारा ओनली फॉर पावर सेक्शन की टेस्टिंग है, ये हमारा ओनली फॉर पावर की टेस्टिंग है। अभी हमारा सीपीयू और एमएमसी की कनेक्टिविटी अगर सही होंगे तो हमारा हैंडसेट ऑन होगा। ठीक है, एक चीज इसमें और है कि अगर आप बोर्नियो में देखेंगे तो एक चीज और बोर्नियो में देता है आपको, वोल्टेज। ठीक है, तो एक ये तरीका भी है कि आप इसके थ्रू भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, इसके थ्रू भी आप इसकी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। ये सब वोल्टेज अगर आपकी आईसी बना रहा है तो ये 100% सही है। और ये वोल्टेज तभी बनाएगा जब आप अपनी हैंडसेट में बैटरी कनेक्ट करके पावर बटन को प्रेस करेंगे या फिर नीचे से यूएसबी कनेक्ट करेंगे। यूएसबी कनेक्ट करने से भी ये सब वोल्टेज बनाने लगता है। ठीक है, तो ये सभी वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं। अगर ये सब चेक कर लेते हैं तो आपकी पावर आईसी का टेस्टिंग श्योर हो जाता है। चलिए, तो ये तो हमारा है कि यहाँ की वोल्टेज हमने, जो हमारे सीपीयू एमएमसी की वोल्टेज बनते हैं, ये सभी वोल्टेज तो हमने चेक कर लिया। इसके बाद होता है कि हमारे अगर कोई एक वोल्टेज नहीं बनते, ठीक है, अगर इनमें से जो वोल्टेज हमने चेक करा अगर वो वोल्टेज नहीं बन पा रही है, किसी भी एक कॉइल्स की वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा? सबसे पहले हमें अपने सारे कॉइल्स की जीआर वैल्यू लेने पड़ेंगे, इसकी जीआर वैल्यू। चलिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कीजिए और सेट करने के बाद अपने जो लाल प्रोड है उसे ग्राउंड कीजिए, रेड प्रोड को। तो यहाँ क्या है कि हम इसे, एक जो हमारी लाल प्रोड है, आप ध्यान दीजिएगा छोटे कैमरे में, ये लाल प्रोड, इसे ग्राउंड करते हैं। इसको ग्राउंड करने के बाद यहाँ पे हर एक कॉइल की आप जीआर वैल्यू लीजिए। तो देखिए 400 है, मीटर में आपको दिख रहा होगा 425, इसकी लेते हैं 373, 206, 286, 286, 286 एंड 394। तो ये जो हमने एक वैल्यू लिया, ये वैल्यू का मतलब होता है कि अगर यहाँ किसी भी पिन में शॉर्टिंग रहेंगे, ये वीआरजी किसी भी लाइंस में शॉर्टिंग रहेगा, तो ये आपकी क्या करेगा, आपके हैंडसेट को चालू नहीं होने देगा।
चालू होने नहीं देगा, सीपीयू एमएमसी की मेन वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होने लगेंगे और आपका हैंडसेट चालू नहीं होगा। तो इसकी एक जीआर वैल्यू लिए, तो अभी जीआर वैल्यू जो हमारे 200 से ऊपर आते हैं वो एकदम बेस्ट होता है वैल्यू, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता, वो हमारे गुड वैल्यू है 200 से ऊपर की वैल्यू, 200 से ऊपर की जीआर वैल्यू। तो ये सारी का एक जीआर वैल्यू ले लीजिए। और अगर आपको किसी का भी एक का जीआर वैल्यू, सपोज दैट हम चलते हैं कि अगर इसका जीआर वैल्यू आपको एकदम 60 आ गए, 50 आ गए, 30 आ गए, और हो सकता है कि बीप आ गया, इसकी जीआर वैल्यू पे आपको बीप आ गए, तो इसकी जीआर वैल्यू पे बीप आ गए, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसकी सप्लाई जाता कहाँ है। ठीक है, तो इसको तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि स्कीमेटिक्स में आप इस कॉइल की नंबर को देख लीजिए, स्कीमेटिक में आप इसकी कॉइल की नंबर को देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी नंबर को देखिए L801 है, L801 को यहाँ से कॉपी कीजिए और चले आइए यहाँ स्कीमेटिक में और इसको पेस्ट कीजिए। तो ये यहाँ हैं कि ये हमारा पावर फॉर एमएसएम, एमएसएम किसका कोड होता है, तो ये आपको मालूम होगा एमएसएम क्या होता है। तो एमएसएम हमारा होता है सीपीयू, सीपीयू को एमएसएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसका कोड होता है। तो ये हमारी सीपीयू का वोल्टेज है और ये लाइन जो है डायरेक्टली यहां से निकलने के बाद हमारी सीपीयू में एंट्री करते हैं। ठीक है, ये लाइंस यहाँ हमारी डायरेक्ट सीपीयू में एंट्री करते हैं। तो अगर इस कॉइल को यहां से आप रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं, तो सीपीयू की शॉर्टिंग होंगे तो कॉइल के इस तरफ आपको बीप करेगा, और अगर पावर की शॉर्टिंग होंगे तो कॉइल के इस तरफ बीप करेगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है शॉर्टिंग को पकड़ने का कि हमारे किस तरफ से शॉर्टिंग है। तो अगर हम आ जाए मदरबोर्ड पे, तो ये कॉइल में अगर शॉर्टिंग है, इसी को अभी आपने देखा, तो इसकी एक लाइन जो है सीपीयू में जा रहा है, दूसरी लाइन आपकी पावर में आ रहा है। इसको रिमूव करने के बाद अब आप डिक्लेयर देख सकते हैं कि अगर निकालने के बाद इस पॉइंट पे है और अगर ये पॉइंट पावर में आ रही है तो ये आपकी पावर की शॉर्टिंग है, और अगर आउटपुट में जा रही है तो ये हमारे सीपीयू की शॉर्टिंग है। तो इस तरह से आप इसकी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। अगर सीपीयू की शॉर्टिंग है तो शॉर्ट किलर मत दीजिए, सबसे पहले सीपीयू को उतारिए और चेक कीजिए कि आपकी शॉर्टिंग गए या ना गए। ठीक है, और अगर उतारने के बाद शॉर्टिंग चले जाते हैं तो फिर से सीपीयू को रिवॉल्व कीजिए और फिर से फिक्स कीजिए, और फिक्स करने के बाद दोबारा शॉर्टिंग चला आता है तो आपकी सीपीयू जो है वो खराब है, सीपीयू में ही शॉर्टिंग है, इस वजह से आपकी हैंडसेट जो है नहीं हो रहे। तो ये सब हमारा एक कंप्लीटली जो है, कंप्लीट नहीं, यानी कि इस तरह से हम लोग ट्रेसिंग की मेथड को आगे बढ़ाते हैं, और इससे आगे की जो प्रोसेस है वो हम कल बताएंगे, क्योंकि अभी आपके और भी सारे टॉपिक जो है वो बचे हुए हैं, कि नेक्स्ट वाटर डैमेज है, चार्जिंग टाइम है। तो किसी भी एक मेथड को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर होता है समझने में। एलडीओ भी बताएंगे, खबर रखिए, कवर करेंगे, एलडीओ को भी कवर करेंगे। हाँ सर, आप होस्ट हैं, आप चलिए, तो होस्ट हैं सर। कैसा रहा फिर आज का क्लास?